नमस्कार, उत्तराखंड एक्सप्रेस में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में मनदीप। खबरों की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हरिद्वार के लक्सर की, जहां पर कोतवाली क्षेत्र स्थित बाड़ी टीप गांव में अलग अलग संप्रदाय के लड़के और लड़की के एक साथ फरार होने से तनाव हो गया है। मामला अलग अलग समुदायों से जुड़ा होने के चलते गांव में दो पक्षों के बीच में पथराव भी हुआ, लेकिन पुलिस की सख्ती के चलते हालात काबू में है। गांव में एहतियातन पुलिस बल तैनात किया गया है। पुलिस अधिकारी मामले पर नजर बनाए हुए हैं। तो वहीं परिजनों का कहना है कि युवती नाबालिग है और गांव का ही एक गैर हिंदू युवक उसे बहला फुसलाकर ले गया था। एसपी देहात शेखर चंद सुयाल ने बताया कि लड़की की मिसिंग की सूचना मिलते ही पुलिस ने तत्काल मुकदमा दर्ज किया। आरोपी की गिरफ्तारी के प्रयास जारी है। जहाँ तक परिजनों का मानना है कि कोई शख्स लेके गया है, तो इतना तय है। आज थोड़ा गांव में उस पर्टिकुलर घर के आसपास कुछ लोग इकट्ठा होकर उन्होंने कानून व्यवस्था बाधित करने का प्रयास किया। क्योंकि पुलिस वहां पर मौजूद थी, तो ऐसा कोई चीज घटनाक्रम नहीं हुआ है। बाकी फोर्स हमने वहां लगा रखी है और मिसिंग जो पर्सन है उसकी बरामदगी के लिए हमने टीम बना दी और मैं मान रहा हूँ कि जल्दी से हम उसको बरामद। ऋषिकेश से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर गाजियाबाद में घूमने आया बीटेक का छात्र गंगा में नहाते वक्त डूब गया। बताया जा रहा है कि गाजियाबाद से 4 दोस्त ऋषिकेश घूमने के लिए आए थे और वैभव शर्मा मस्तराम गंगा घाट पर नहाते वक्त पैर फिसलने से डूब गया। मौके पर पहुंची एसडीआरएफ ने छात्र के शव को बाहर निकाला। पिथौरागढ़ में थाल डीडी हाट रोड पर एक हाईवे हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है और बताया जा रहा है कि कार खाई में गिरने से दोनों सवारों की मौके पर ही मौत हो गई है। पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से दोनों शवों के शवों को बाहर निकाला और हादसे के कारणों का फिलहाल कुछ पता नहीं चल पाया। पुलिस ने दोनों शवों का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। देहरादून में शनिवार रात एक तेज रफ्तार ट्रक सड़क से लगी दीवार तोड़कर फार्म हाउस में घुस गया। गनीमत यह रही कि उस समय फार्म हाउस और उसके आसपास कोई नहीं था। फार्म हाउस पे लगी एक शॉप को भी काफी नुकसान पहुंचा है। पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। हरिद्वार में पथरी थाना क्षेत्र के धनपुरा गांव में धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर हटाए गए। प्रशासन की टीम ने मस्जिद और शनि मंदिर से तेज ध्वनि में बजाए जा रहे लाउड स्पीकरों को हटाया। तहसीलदार प्रियंका रानी की मौजूदगी में कार्रवाई हुई और क्षेत्र के कुछ लोगों की ओर से दोनों धार्मिक स्थलों में सामान्य से ज्यादा लाउड स्पीकर लगाने की शिकायत की गई थी। हरिद्वार के जगदीशपुर में देर रात जंगली हाथी आ जाने से अफरा तफरी मच गई। यहां पर राजा गार्डन में एक जंगली हाथी बाजार की गलियों में चहलकदमी करता हुआ नजर आया। हाथी को देखकर यहां से गुजर रहे लोगों के बीच में अफरा तफरी मच गई। गनीमत ये रही कि किसी को नुकसान नहीं पहुंचा और स्थानीय लोगों ने हाथियों की आवाजाही पर वन विभाग से रोक लगाने की मांग की है। बाबा यार बनाने के चक्कर में प्रयागराज पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी का निरंजनी अखाड़े ने स्वागत किया। तो उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी का सम्मान किया गया। इस मौके पर निरंजनी अखाड़े के प्रमुख आचार्य कैलाशानंद भी मौजूद रहे। इसके साथ ही कई साधु संत भी नजर आए। सभी संतों ने देवभूमि उत्तराखंड में यूसीसी लागू करने से सामाजिक समरसता और समानता होने की बात कही और सीएम धामी का आभार जताया। तो प्रयागराज पहुंचे थे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और अखाड़ों ने उनका स्वागत किया और साथ ही हाल ही में यूसीसी लागू हुआ है उत्तराखंड में, तो उसको लेकर भी आभार जताया है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मुलाकात के दौरान की, जहां सभी अखाड़ों के संत और सीएम पुष्कर सिंह धामी आपस में बातचीत करते हुए नजर आए। तो अखाड़ों की तरफ से मुख्यमंत्री का सम्मान भी किया गया और सभी साधु संतों ने सीएम धामी का आभार जताया और कहा कि यूसीसी से सामाजिक समरसता आएगी।
सीएम पुष्कर सिंह धामी रविवार को यूपी के प्रयागराज पहुंचे, जहां पर वो कुंभ में स्नान करेंगे। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मेला क्षेत्र में आयोजित ज्ञान महाकुंभ में शामिल हुए और महाकुंभ के दौरान ज्ञान महाकुंभ का आयोजन एक ऐतिहासिक पल है कहा और ज्ञान महाकुंभ आने वाली पीढ़ियों के लिए नई दिशा देगा। प्रचार के लिए इस ज्ञान महाकुंभ का आयोजन किया गया है। निश्चित रूप से ये ज्ञान महाकुंभ हमारे आने वाली नई पीढ़ी को, हमारे विद्यार्थियों को, छात्रों को एक नई दिशा देने का काम करेगा। शिक्षा के क्षेत्र में उनको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। आप सबके माध्यम से बड़ा शुभ अवसर है कि ये महाकुंभ का आयोजन हो रहा है और इस महाकुंभ के अवसर पर ज्ञान कुंभ का भी आयोजन यहाँ पर किया गया है। रविवार से बीजेपी के सांगठनिक चुनाव शुरू हो रहे हैं और इन चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने युवाओं को आगे लाने के लिए मंडल अध्यक्ष जैसे पदों के चुनावों में एज लिमिट निर्धारित कर दी है। मकसद है कि अभी से 2027 के चुनावी तैयारियां शुरू हो जाएं। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं इसी से जुड़ी हुई। बीजेपी के सांगठनिक चुनाव को लेकर वर्कशॉप का उद्घाटन सीएम पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने किया। फर्स्ट फेज में 301 मंडल अध्यक्षों का चुनाव होना है। इसके लिए नियुक्त 300 से अधिक ऑब्जर्वर पदाधिकारियों के लिए रविवार को ये वर्कशॉप लगाई गई। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि मजबूत संगठन की बदौलत बीजेपी हर चुनाव को जीत रही है। साथ ही कहा कि मंडल अध्यक्ष जो भी हो लेकिन कर्मठ होना चाहिए। इन 3 वर्षों में कार्यकर्ताओं को अपने पद पर कार्य करते हुए अपनी कार्य क्षमता सिद्ध करने का बहुत शुभ अवसर प्राप्त होता है, जिसमें वो संगठन के लिए भी काम करते हैं, संगठन के काम के साथ साथ पार्टी का विस्तार करते हैं, सरकार की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का काम करते हैं। बीजेपी में मंडल अध्यक्ष पद महत्वपूर्ण होता है। ये जिले के संगठन और कार्यकर्ता के बीच की महत्वपूर्ण कड़ी होता है। आम मतदाता कार्यकर्ता तक सीधे उसकी पहुंच होती है। बीजेपी ने इसी रणनीति के तहत मंडल अध्यक्ष पद के लिए 30 से 45 वर्ष की लिमिट लगा दी है। तो ठीक इसी तरह से जिला अध्यक्ष पद पर भी एज लिमिट का बैरियर तय कर दिया गया है। काम हमारे संगठन का ज्यादा है। 2027 का चुनाव हमने इसी कार्यकारिणी के आधार पर लड़ना है, इन्हीं मंडल अध्यक्षों के आधार पर लड़ना है। इसलिए हमने उम्र 35 वर्ष से 45 वर्ष तक रखी है। हमने प्रत्येक विधानसभा के लिए 3 प्रमुख कार्यकर्ताओं को सर्वसम्मति बनाने के लिए पर्यवेक्षक के रूप में हम भेज रहे हैं। चुनाव अधिकारी हमारे जिले में बन चुके हैं और सर्वसम्मति से हमारा अध्यक्ष बने। कई चुनाव की आवश्यकता पड़ती है, उसको भी चुनाव की दृष्टि चुनाव हो, लेकिन हम 100% मंडलों में भारतीय जनता पार्टी गठन हो जाए। इस चुनाव से बनने वाली कार्यकारिणी के नेतृत्व में ही 2027 का विधानसभा चुनाव होना है। यानी कि 2027 के लिए एक मजबूत संगठन की अभी से नींव रखनी शुरू कर दी गई है। मंडल अध्यक्षों के चुनाव के लिए ऑब्जर्वर 10 फरवरी से मंडलों में जाकर 16 फरवरी तक 3-3 नामों का पैनल लाएंगे, जहां 20 फरवरी तक सभी 301 मंडल अध्यक्षों की घोषणा कर दी जाएगी। इसी तरह 28 तारीख तक बीजेपी जिला अध्यक्ष भी घोषित कर देगी। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। लंबे इंतजार के बाद में इस साल कैलाश मानसरोवर यात्रा होनी है। भारत चीन के बीच में यात्रा को लेकर सहमति बन गई है, लेकिन इस बार की यात्रा बीती यात्राओं से कई मायनों में अलग और खास होगी। यात्रा के इतिहास में ऐसा पहली बार होगा कि यात्रियों को रत्ती भर भी पैदल नहीं चलना पड़ेगा। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। ड्रैगन के साथ बिगड़ते रिश्तों के चलते मानसरोवर यात्रा 2019 से बंद है, मगर कुछ समय से दोनों मुल्कों ने रिश्तों पर जमी बर्फ को हटाना शुरू किया है, जिसका नतीजा ये है कि इस बार कैलाश मानसरोवर यात्रा को लेकर सहमति बन गई है।
5 साल बाद होने वाली मानसरोवर यात्रा में इस बार कई बदलाव भी होने जा रहे हैं। एक दौर था जब इस यात्रा को दुनिया की सबसे दुर्गम पैदल यात्रा कहा जाता था, लेकिन यात्रा के इतिहास में पहली बार यात्रियों को इंच भर भी पैदल यात्रा नहीं करनी पड़ेगी। लिपुलेख बॉर्डर तक रोड बनने के बाद अब पूरी यात्रा गाड़ियों की मदद से होगी। जो टूरिस्ट है, तीर्थाटन के लिए लोग आते हैं देवभूमि के अंदर, जो कैलाश मानसरोवर को लोग जाने वाले होते हैं, उन सब के लिए बहुत बड़ा सुविधा का केंद्र बना है और आने वाले समय के अंदर ये यात्रा सुचारू चले, अच्छी चले, व्यवस्थित चले, लोगों को कोई कष्टकारी ना रहे और पूरे गाड़ी के साथ और इस यात्रा को पूरा करें। चाइना बॉर्डर तक रोड कटने के बाद यात्रा आसान तो हुई ही है, साथ ही अन्य कई बदलाव भी इस बार होने हैं। यात्रा में क्या होंगे बदलाव? दिल्ली से टनकपुर होते हुए लिपुलेख जाएगी यात्रा। 24 दिन की यात्रा इस बार सिर्फ 10 दिनों में पूरी। पहली बार परंपरागत रूप से होगी कैलाश यात्रा। टनकपुर से पिथौरागढ़ होते हुए यात्रा का परंपरागत रूप। इस बार यात्री सिर्फ गुंजी पड़ाव में 2 दिन रुकेंगे। पहले होते थे यात्रा के दौरान करीब 8 पड़ाव। यात्री इस बार दिल्ली से टनकपुर पहुंचेंगे, जहां एक रात रुकने के बाद पिथौरागढ़ होते हुए सीधे धारचूला पहुंचेंगे। बेस कैंप धारचूला से अब यात्री एक दिन में ही गुंजी पहुंच जाएंगे। लेकिन हमारी तैयारियां हैं, हमारे जितने भी मार्ग में धारचूला से लेकर लिपुलेख पास तक है, पूरा मार्ग बना हुआ है। केएम भी इनके सारे हट्स कॉटेज तैयार है। अगर यात्रा चलती है तो उत्तराखंड सरकार की पूरी तैयारी है। गुंजी के बाद भी लिपुलेख दर्रे तक यात्री गाड़ियों की मदद से अपना सफर तय करेंगे। लिपुलेख दर्रा पार करते ही यात्रा तिब्बत में एंट्री कर लेगी, जहां सड़कों का जाल चाइना सालों पहले बिछा चुका है। यही नहीं, इस बार यात्रा महंगी होने की आशंका भी बनी हुई है। 2019 तक कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए एक यात्री को करीब 2.5 लाख रुपए खर्च करने होते थे। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। और न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। प्रदेश में चल रहे नेशनल गेम्स में फटे जूते पहनकर 1000 मीटर की दौड़ में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली सोनिया की स्टोरी न्यूज़ 18 ने प्रमुखता से दिखाई थी। दरअसल फटे जूते और सीमित संसाधनों के बावजूद सोनिया ने अपने जज्बे से मेडल जीता, लेकिन उसकी ये मुश्किलें अब आसान हो गई हैं, क्योंकि न्यूज़ 18 की रिपोर्ट के बाद में खेल विभाग हरकत में आया और विशेष प्रमुख सचिव अमित सिन्हा ने तुरंत एक्शन लेते हुए सोनिया को स्पोर्ट्स स्पेक्स उपलब्ध कराए। देखिए, ये लड़की सोनिया जो है, इसके माताजी नहीं है और इसके पिता जो है वो दिहाड़ी लेबर है। और जब ये मेडल भी जीती थी तो 15 मिनट लगभग रोती रही माँ की याद करके और ये सोच के कि इसको नौकरी लग जाएगी। तो ये हमारे एक्सलेंसी सेंटर की लड़की है, महाराणा प्रताप के, और इस लड़की के साइज के जूते मिलते नहीं, स्पाइक्स बहुत मुश्किल से मिलते हैं। एक जूता भेंट किया और साथ में ये भी कहा है कि इसके साइज का कस्टमाइज स्पाइक बनवा के इसको फिर हम लोग प्रोवाइड करेंगे। उत्तराखंड में जारी 38वें नेशनल गेम्स में प्रदेश के खिलाड़ियों का बेहतरीन परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। अब तक उत्तराखंड मेडल टैली में 15 गोल्ड और 22 सिल्वर और साथ ही 28 ब्रॉन्ज मेडल के साथ 6वें स्थान पर बना हुआ है। खेल निदेशक प्रशांत आर्य का कहना है कि उत्तराखंड इस बार नेशनल गेम्स की मेजबानी कर रहा है, जिससे कि प्रदेश के सामने कई चुनौतियां भी हैं। बावजूद इसके उत्तराखंड के खिलाड़ी मैदान में दमदार प्रदर्शन कर रहे हैं। अधिकारियों का मानना है कि जिस तरह से प्रदेश के खिलाड़ी पदक जीत रहे हैं, जल्द ही उत्तराखंड की रैंकिंग टॉप 5 में आ सकती है। और होस्ट स्टेट हैं तो और ज़्यादा जिम्मेदारी बढ़ती है कि आपको परफॉर्म करना है। ये खिलाड़ी के लिए भी था, ये एसोसिएशन के लिए भी था, ये विभाग के लिए भी था। और कहीं ना कहीं फिर राज्य सरकार का सपोर्ट से जब ये चीज़ें अमल में आ रही हैं और हो रहा है एक्चुअली में आज, तो जब सब चीज़ें पॉजिटिव हों तो रिजल्ट ऑब्वियसली पॉजिटिव आएगा। चंपावत में राष्ट्रीय खेलों के तहत में राफ्टिंग प्रतियोगिता दूसरे दिन भी जारी रही और काली नदी में डैमो स्पोर्ट्स के तहत में इन खेलों का आयोजन हो रहा है। दूसरे दिन पुरुष, महिला और साथ ही मिक्स कैटेगरी में राफ्टिंग प्रतियोगिता हुई। राफ्टिंग प्रतियोगिता में देश भर के कुल 8 टीमें हिस्सा ले रही हैं। रिवर राफ्टिंग की प्रतियोगिताएं 10 फरवरी तक चलेंगी।
यहाँ पे वातावरण बहुत अच्छा है और हमें राफ्टिंग के बोट्स भी बहुत अच्छे मिले हैं एंड एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था और सब टीम्स भी अच्छे लग रहे हैं। 38वें नेशनल गेम्स के खेलों में टेक्नोलॉजी की एंट्री होने जा रही है और पहली बार भारत में खेल विभाग द्वारा रोबोट का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसके लिए 2 अलग-अलग रोबोट बनाए गए हैं। आपको स्पेशल रिपोर्ट दिखाते हैं। इस बार नेशनल गेम्स केवल प्रतियोगिता तक सीमित नहीं रहने वाले, बल्कि यह तकनीक और खेल के संगम का अनोखा उदाहरण बनने जा रहे हैं। खेल विभाग ने इस आयोजन को आधुनिक और हाई टेक बनाने के लिए 2 रोबोट तैयार किए हैं। पहला रोबोट शुभंकर मौली के रूप में है, जो विनर सेरेमनी में खिलाड़ियों को मेडल देने में मदद कर रहा है। दूसरा रोबोट हैमर थ्रो, जेवलिन थ्रो और डिस्कस थ्रो में तकनीकी सहायक के रूप में काम करेगा। यह रोबोट मैदान से स्पोर्ट्स इक्विपमेंट थ्रो के बाद इनको उठाकर वापस खिलाड़ियों तक पहुंचाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑटोमेटेड मैकेनिज्म पर डिजाइन किए इस रोबोट के अंदर लगे सेंसर और ऑटोमेटिक कंट्रोल पैनल इन दोनों रोबोट्स में लगे हैं, जिससे वह खिलाड़ियों की मूवमेंट को पहचान सकेगा। तो इसमें हमने उससे मौली को ऊपर ऐड किया गया। बेसिकली एक स्ट्रक्चर है नीचे जो एक रोवर है, उसके ऊपर हमने इसको अटैच किया है मौली को। तो फिर उसके बाद में ये हमें क्या होता है अवार्ड सेरेमनी में क्या करेगा, ये पहली बार हो रहा है विश्व में कि एक शुभांकर, जिसको शुभांकर बोलते हैं, उसको ये मौली, ये क्या बोलते हैं अवार्ड सेरेमनी में वो अवार्ड्स को देगा। यह पहली बार हो रहा है कि किसी राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजन में रोबोट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। उत्तराखंड पहला राज्य है जो इस तकनीक को अपनाकर खेलों को नए आयाम दे रहा है। इसको आगे भी ले जाएंगे, सिर्फ मौली ही नहीं, आप देखेंगे जैवलिन और डिस्कस और हैमर के उठाने के लिए भी हम लोग रोबोट का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो शायद विश्व में भी अशरिंग में रोबोट नहीं यूज हुए अब तक, तो ये एक पहल अच्छी। उत्तराखंड में हो रहे नेशनल गेम्स में तकनीकी क्रांति की शुरुआत हुई है, जो भविष्य में होने वाले खेलों में रोबोट के इस्तेमाल से जहां खिलाड़ियों को सुविधाएं मिलेंगी, वहीं यह आयोजन को शानदार और हाईटेक भी बनाएगा। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सत्येंद्र वर्तवाल की रिपोर्ट। बागेश्वर के जंगलों में हर साल आग विकराल रूप ले लेती है। 15 फरवरी से फायर सीजन शुरू होता है। बागेश्वर वन विभाग ने आग बुझाने के लिए फायर वॉचर की नियुक्ति के लिए 55 लाख रुपए और फायर लाइन को दुरुस्त करने के लिए 5 लाख रुपए की मांग की है, लेकिन अब तक ये फंड स्वीकृत नहीं हुआ है। वन कर्मियों को जरूरी उपकरण, टैक्सी, ड्रेस और साथ ही जूते तक नहीं है, लेकिन अधिकारी दावा कर रहे हैं कि फंड की कोई कमी नहीं है। इक्विपमेंट्स हैं जो नेसेसरी है, वो हर बीट में हमारे पास है, और जो एक हिल स्टेट में किस प्रकार से हम आग बुझाते हैं, रैक है, छोटे ब्रूअर हैं, जो आवश्यक चीज़ है, वाटर बोतल है, उनके लिए हंटर शूज है, ये हमारी ओर से पर्याप्त उनको सुविधा दी जा रही है। और चलिए अब देखते हैं पहाड़ टॉप 10। उत्तरकाशी में देर रात 1:40 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप की तीव्रता 2.5 रही। हरिद्वार में चाइनीज पांचू से पक्षियों की जान मुश्किल में पड़ गई है। 10 से ज्यादा घायल पक्षियों का रेस्क्यू किया गया। उत्तरकाशी पुलिस ने नशा तस्करी के सरगना अकरम को देहरादून से गिरफ्तार किया। पुरोला पुलिस ने अकरम के 3 साथियों को पहली ही बार में गिरफ्तार कर लिया। बागेश्वर पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इनके पास से करीब 2.5 लाख रुपए की चरस बरामद की गई। पहली बार चारधाम यात्रा को लेकर उत्तराखंड पुलिस कुंभ की तर्ज पर यात्रा मार्ग को सेक्टर में बांटेगी, जिसकी व्यवस्था कंट्रोल रूम में देखी जाएगी। कॉर्बेट के आसपास जलाशयों के पक्षी अब वापसी के लिए तैयार हो रहे हैं। परिंदे बसंत ऋतु के बाद में अपना माइग्रेशन समाप्त कर अपने घरों को जाते हैं। नैनीताल में इस बार 6 मार्च से 13 मार्च तक होली महोत्सव होगा, जिसमें कई जिलों से आने वाले होलियार रंग जमाएंगे। पीएम मोदी के दौरे को लेकर हर्षल में एडीएम ने पर्यटन कारोबारियों के साथ में बैठक की और सौंदर्यीकरण के कामों को देखा। ऋषिकेश के शिवपुरी में गंगा बीच पर कबड्डी प्रतियोगिता शुरू हो गई है, जिसमें अलग अलग राज्यों के
खिलाड़ी दमखम दिखा रहे हैं। उत्तरकाशी के गुलाबी कांठा बुग्याल में 7 दिवसीय स्कीइंग ट्रेनिंग का आयोजन हुआ। जिला पर्यटन विभाग स्थानीय लोगों को फ्री में ट्रेनिंग दे रहा है। प्रयागराज में श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। बड़ी संख्या में लोग कुंभ पहुंच रहे हैं। आज वीकेंड होने की वजह से बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। ऐसे में प्रयागराज आने वाले हर रास्ते पर लंबा जाम लगा हुआ है। वाराणसी से प्रयागराज आने वाले रोड पर करीब 25 किलोमीटर लंबा जाम देखा गया। चित्रकूट और रीवा से आने वाली सड़क भी जाम में देखी गई। इसके अलावा कौशाम्बी और प्रतापगढ़ की तरफ से आने वाले रास्ते पर सबसे ज्यादा जाम था। लोग 4-4 घंटे तक जाम में जूझकर आगे निकल पा रहे थे और लोगों को भारी मुसीबत का सामना करना पड़ा। सैटरडे संडे को प्रयागराज में बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं और इसी के चलते जाम लग जाता है। कुछ ऐसी ही तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। प्रयागराज जाने वाले जितने रास्ते थे लगभग सभी पर आज जाम की स्थिति थी। प्रयागराज महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालु लगातार प्रयागराज महाकुंभ की ओर बढ़ रहे हैं। मेरे ठीक पीछे इन तस्वीरों को आप देखिए, जहां जहां तक कैमरे की नजर आएगी वहां वहां तक सिर्फ आपको गाड़ियों की एक लंबी कतार नजर आएगी। यह उन श्रद्धालुओं की गाड़ी है जो देश के कोने कोने से प्रयागराज महाकुंभ में यानी त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगाने के लिए बढ़ रहे हैं। हालांकि यहाँ पिछले 5 घंटे से इन्हें जाम का सामना करना पड़ा है। यहाँ पे जाम में लाखों की संख्या में श्रद्धालु फंसे हुए हैं। हम कुछ श्रद्धालुओं से बातचीत भी करेंगे। कहाँ से आए हैं आप? हम हरियाणा से। कितनी देर से यहाँ जाम में फंसे? हम 6 घंटे से। हम तीनों तरफ घूमे आए, हमें अंदर जाने नहीं दे रहे। वो कहते इधर जाओ, वो बोलते उधर जाओ, वो बोलते उधर जाओ। सर हम आए राजस्थान बाड़मेर से। यहाँ सुबह 6 बजे से बाद में यहीं थे। कोई बड़े से जाम लगा? ये लगभग 6-7 घंटे हो गए। और भी लोगों से बाड़मेर से। कितने घंटे से जाम लगा? 6-7 घंटा से। और भी लोगों से बात करेंगे। आप 6 घंटे से गाजियाबाद से आए, दिल्ली से आए हैं सर। कितने घंटे से? 6 घंटे से फंसे हुए हैं हमें। चाहो तब घुमाए जाने, कभी इधर जाओ कभी उधर जाओ, कोई रास्ता नहीं मिल रहा सर, सब बंद पड़ा है। और यहां पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।